हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे आप जानते हो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए ना अप्रॉक्स अभी आपके पास 20 डेज है। एंड अभी लास्ट के दिनों में ना बहुत बार ऐसा हो जाता है, जीएस पेपर वन में हम जितना फोकस करते हैं ना, जैसे कि पॉलिटी को रिवाइज करना, हिस्ट्री पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना या बाकी सारे जीएस वन के पेपर पढ़ना, उतना एफर्ट्स और उतने दिन या टाइम हम ना सी सेट के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। एंड यस, डिस्पाइट बीइंग जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर जहाँ पे हमें एटलीस्ट 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, दैट इज 66 मार्क्स आउट ऑफ 200, हम उतना भी स्कोर नहीं कर पाते। हम जीएस वन में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पर जीएस टू में, दैट इज पेपर नंबर टू, जहाँ पे हमें बस 66 मार्क्स लाने हैं, वो भी हम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसके मेजर रीजन है कि सबसे पहला कि जीएस वन की ना हम प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी तो बना देते कि भाई मुझे ऐसा 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 अटेम्प्ट करना है, पहले मुझे हिस्ट्री का करना है या पहले मुझे ज्योग्राफी का करना है, इस टाइप की प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी डिजाइन कर लेते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है, कई बच्चे जो हैं जीएस पेपर नंबर टू, दैट इज पेपर नंबर टू जो हमारा होता है जहाँ पे हम सी सेट अटेम्प्ट करते हैं, उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। सो इस वीडियो में ना मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एंड उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो हमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डूइंग द लास्ट डेज ऑफ रिविजन में ना, हम फास्टली रिवाइज कर पाते, वो हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। क्या होता है पेपर बी का सिनारियो, जब हमारा पेपर नंबर वन हो जाता है, दैट इज जीएस पेपर वन हो जाता है, तब हम ऑलरेडी टायर्ड हो जाते हैं। एंड उसके बीच का 3 घंटे का गैप, एंड उसके बाद फिर से जीएस टू का पेपर लिखना, जहाँ पे हमें पता है हमें 2 घंटे बैठना है एंड 80 क्वेश्चंस लगाने हैं, जहाँ पे मैथ्स पे दिमाग लगाना है, रीजनिंग पे भी लॉजिक लगाना है, एंड यस, रीडिंग कंप्रहेंशन वाले बड़े बड़े पैसेजेस भी पढ़ना है। और ये तीनों अच्छे से हैंडल करने के लिए ना सबसे पहले हो जाता है कि हमारा जब पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं ना, उसके पहले ही स्ट्रेटेजी बनी रहे। क्योंकि अगर लास्ट मिनट में हम स्ट्रेटेजी बनाते रहे ना, तो भाई हो गया, लिस्ट के बाहर जाने की जो स्टेज है ना, उसके पास पहुंच जाएंगे। दैट्स वाई स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यस, देखो, तो ये जो स्ट्रैटेजी रहेंगे ना, सारे पर्सन की डिफरेंट रह सकती है, ठीक है। बट स्ट्रैटेजी जो बनाना है ना, कि किस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज जब ये लास्ट के 20 डेज बचे हैं ना, अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होगी तो बना लो। क्योंकि ना एग्जाम डे के दिन मैं बना लूंगा, मुझे कैसा अटेम्प्ट करना है पेपर वो मैं तय कर लूंगा, तो ये नहीं चलने वाला। बिकॉज लास्ट डे में ना हम पहले से ही बहुत टेंस होते हैं, उस टाइम पे ना कुछ जो है प्रॉपर डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई प्लीज बी प्रिपेयर कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने पहले से ही स्ट्रैटेजी बनाई होगी देन इट इज़ वेल एंड गुड, पर अगर नहीं बनाई होगी तो मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ। तो देखो, अप्रोक्स ना 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट रखो, और आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए। तो देखो, स्टार्टिंग में ना, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है ना, तो उस टाइम पे ना सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर को फ्लिप करते हुए आइडेंटिफाई करना चाहिए विद इन मतलब 5 से 10 मिनट में, कि ऐसे कुछ इजी क्वेश्चन जो आपको समझ में भी आ रहे हैं एंड आप वो कर भी सकते हो, दैट इज अंडरस्टैंड भी कर सकते हो एंड डुएबल भी है। उसके बाद उस इससे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, जो क्वेश्चन इजी तो है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा आप टाइम दोगे तो आपको जो है वो उसके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना सेकेंड राउंड में रखना चाहिए। और ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको आपको डेफिनेटली छोड़ना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको 5 से 10 मिनट में जो है आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, ठीक है। और जैसे उसको आइडेंटिफाई कर लिया ना आपने, तो आपकी जो प्रोसेस है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन और टाइम में सॉल्व करने की जो प्रोसेस है, वो इजी हो जाएंगी। एंड यस, एक बात याद रखना, जब हमारा पेपर वन का और पेपर टू के बीच वाला जो गैप होता है ना, उस टाइम पे ना ट्राई टू नॉट चेक द आंसर्स, ठीक है। आंसर्स वगैरह मत चेक करो। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर आपने आंसर चेक किया और आंसर्स गलत निकल रहे हैं या कुछ इस टाइप की सिनेरियो आ जाती हैं, तब आप डिमोटिवेट हो सकते हो। सो उस टाइम पे ना ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम, एंड अगर नैप ले सकते हो छोटी मोटी तो ले लेना, या फिर ना रिवाइज कर लेना फॉर्मूलाज को, ठीक है। पर उस टाइम पे ना प्लीज आंसर्स वगैरह चेक मत करो। एंड बाकी दूसरे जो स्टूडेंट्स है उसके साथ भी डिस्कस ना ही करो कि किस तरीके से पेपर था वगैरह वगैरह, वो भी ठीक ही है। बिकॉज
कभी कभी क्या होता है, इफ समवन परफॉर्म मोर बेटर देन यू, तो कहीं ना कहीं एक मन में झिझक आ सकती है कि यार भाई मेरा भी क्यों अच्छा नहीं गया। सो इस टाइप का सिचुएशन ना आए, आप बस पेपर 2 पे फोकस करो, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन बनी रहे, सो ट्राई कि दूसरे के साथ आंसर भी मत डिस्कस करना और खुद भी मत चेक करना, ठीक है। एंड चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। देखो जैसे मैंने बताया, ये आपका हो गया स्टार्टिंग के 5-10 मिनट वाला सिनेरियो। उसके बाद जो है आपका जिस तरीके से पेपर का फॉर्मेट आप डिसाइड करोगे, जो एरियाज आपके स्ट्रांग है, ठीक है, इतने दिनों में आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन से एरिया में आप बहुत स्ट्रांग हो, तो उन एरिया पे ना आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। किसी के लिए वो मैथ्स रह सकता है, किसी के लिए रीजनिंग, या किसी के लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो वो जो आइडेंटिफाई एरिया है ना, उसके क्वेश्चन जो है, और जो आपको मतलब उसी एरिया में से जो आपको ईजी वगैरह लगे हैं, उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना। एंड सेकेंड राउंड में ईजी क्वेश्चन, बट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट डुएबल है, ठीक है, उस पे जाना। डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा पूरा पेपर वाला सिनेरियो। अभी ये जो लास्ट के 20 दिन बाकी है ना, तो उन दिनों में क्या करना, बस जो पीवाईक्यूज है ना सी सेट के, उसको अटेम्प्ट करो। जितने भी फॉर्मूलेज या जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आपने बनाई हो, उसको रिवाइज करो। कुछ भी नया मत पढ़ो, ठीक है। जो भी फॉर्मूलेज वगैरह है रिवाइज करने वाले, वो एक बार देख लो, या शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी बहुत सारे आ जाते हैं, उसको देखो। या सी सेट के क्वेश्चन पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर के, बहुत सारे यूट्यूब साइट्स ने डाले हैं, ठीक है, यूट्यूब वीडियो में आए हैं, तो वहां से भी आप सी सेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप 2 घंटे खुद बैठ के उसको सॉल्व कर लेना। बस डोंट इग्नोर द सी सेट ड्यूरिंग द लास्ट डेज, ठीक है। उस पर भी थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट किया करो। एंड यस, अभी टाइम नहीं है कि आप जो है आपके वीक एरिया में फोकस करके उसको इम्प्रोवाइज कर पाओ, बिकॉज अभी ना बहुत कम दिन बाकी है। अगर वीक एरिया में फोकस करते रहोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स को जो रिवाइज करने का टाइम चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप प्रॉपरली उसको दे नहीं पाओगे। दैट्स वाई अभी टाइम नहीं है आपके वीक एरिया में फोकस करने का। जो हो गया सो हो गया, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक आइडिया कि क्या आप लास्ट के 20 दिनों में कर सकते हो। नाउ कमिंग टूवर्ड द मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, जहाँ पे हम सारे फॉर्मूलेज जो इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो देखो, डिविजिबिलिटी रूल, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2 का सबको ही पता है, लास्ट के डिजिट में इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 आ गए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 में जो भी टर्म है, अगर 5, 6 मतलब जो भी है 5, 7, 8 वगैरह टर्म, अगर ये टर्म का कैलकुलेटेड अमाउंट अगर 3 से डिवाइड हो सकता है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 4 का लास्ट के 2 डिजिट, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट नंबर डिविजिबल है 4 से, देन इट इज डिविजिबल बाय 4। 5 का सबको पता है, 0 एंड 5। 6 में क्या होता है, अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, देन पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 7 में क्या होता है, यूजिंग रूल ऑफ अ ट्रिपलेट, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट सम को जो है कैलकुलेट किया जाता है। ये कुछ नंबर है 5, 7, 8, 9, ठीक है, अल्टरनेट नंबर का सम कैलकुलेट करके अगर वो 7 से डिविजिबल हो सकता है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 7, 8 से, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 9 में भी क्या होता है, जैसे अगर 3 का है ना कि सम को कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ही 9 को भी सेम ही जो है लॉजिक है, दैट इज सम इज डिविजिबल बाय 9। 10 में क्या होता है, लास्ट का यूनिट डिजिट दैट इज 0 रहा, देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 10। उसके बाद 11, ये 11 में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ अ सम ऑफ अ ऑड डिजिट एंड सम ऑफ अ इवन डिजिट, ठीक है। अगर वो 0 है या डिविजिबल बाय 11 है, देन पर्टिकुलर डिजिट इज डिविजिबल बाय 11। 12 में क्या होता है, अगर वो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है, देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 12। 13 में यहाँ पे ट्रिपलेट रूल का यूज किया जाता है, जैसे कि हमने 7 के टाइम पे किया, ठीक है। अल्टरनेट सम किया को जो है देखा जाता है, एंड इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 13, देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज कंसिडर टू बी डिविजिबल बाय 13, ठीक है। मतलब अल्टरनेट सम अगर डिविजिबल हो 13 से, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 13। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। इसका आंसर जो है, अगर आपने ये रूल्स अच्छे से पढ़ लिए, सुन लिए, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में सबसे पहला है यहाँ पे जैसे एपी, जीपी एंड एचपी वाला लॉजिक। तो देखो, अरिथमेटिक मीन, जहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसको हम एवरेज से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज में भी वैसा ही होता है कि सम कितना है एंड नंबर्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स वगैरह।
उसके बाद टी एन दैट इज एन टर्म, एन टर्म को अगर फाइंड करना हो हमें तो टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें डी क्या है, डिफरेंस। ठीक है, अगर ये सीरीज दी हो, ठीक है, 10 तक, तो इन दोनों टर्म का बीच का डिफरेंस क्या होता है, वो है डी। ठीक है, ए क्या होता है, ए इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म एंड एन इज अ एंड टर्म, मतलब लास्ट वाला टर्म कितना नंबर है यहाँ पे, या जैसे हमें यहाँ पे 10 तक कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एन की जगह आ जाएगा 10। सम कैलकुलेट करना हो देन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन बाई टू ए प्लस वन। उसके बाद जोमेट्रिक मीन, अभी जोमेट्रिक मीन में भी अगर एन टर्म फाइंड करनी हो तो यहाँ पे टी एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। अभी आर जो होता है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डिफरेंस होता है एपी में, वैसे ही जीपी में ना कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो देखना है, वो होगा आर। यहाँ पे अगर टर्म दी हो 2 4 8, तो अगर 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आर क्या रहेगा, 2। तो ये हो गया हमारा जीपी में आर का मीनिंग। ठीक है, कॉमन रेशियो सम देखना हो तो अगर आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन देन ये फॉर्मूला आता है, अगर आर की वैल्यू लेस देन वन तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अगर हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना हो, ठीक है, एच एम, तो यहाँ पे इसका जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल्स टू 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया हमारा ए पी जी पी एंड एच पी। अब मोस्टली ना यहाँ से क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता, बट मैंने आपको एक बार बता दिया। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन। नेक्स्ट वन, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी देख लो। ठीक है, मैथ्स में आ सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगता है, और यहाँ पे कंपाउंड पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इट इज नथिंग बट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो p इंटू वन प्लस आर बाय 100 इंटू टी माइनस पी। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। p क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड t इज टाइम। अब जाते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। ठीक है, देखो ये आपको सेशन थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, पर देखो बहुत कम दिन बाकी है। आपको जितना पढ़ना था मैथ्स में, रीजनिंग में या रीडिंग कंपैरिजन में, सब आपने पढ़ा होगा। ये बस एक रिवीजन सेशन है, दैट्स वाई ये जो है थोड़ा बहुत फास्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो, सो अब देखते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में क्या लॉजिक है, एक है नॉर्मल ईयर, एक है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होता है 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज होते हैं। इसमें एडिशनल क्या होता है, फेब्रुआरी में जो है 28 की जगह 29 डेज होते हैं। अगर कुछ सेंचुरी दी गई हो, अगर सपोज 1990 ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है, इसमें तो वो कैलकुलेट करने के लिए ना हमें पर्टिकुलर नंबर को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं ना नंबर ऑफ डेज के वक्त, तो वहाँ पे हम 4 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, पर यहाँ पे अगर सेंचुरी और ईयर देखें तो यहाँ पे 400 से डिविजिबिलिटी देखनी पड़ती है। अब एक कंसेप्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, दैट इज ऑड डेज। देखो, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, पर्टिकुलर नंबर का डिविजिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू 7 एंड उसके रिस्पेक्ट में जो आंसर आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन ना होके हमें रिमाइंडर वाला फैक्टर को इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, वो ऑड डेज के कंसेप्ट में आता है। अगर पर्टिकुलर नंबर दिया हो आपको ऊपर 23, ठीक है, तो उसको अगर उसके रिलेटेड हमें कुछ फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज 23 नंबर के अगर फाइंड करने हैं, तो देखो 23 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर आएगा हमारा 2, तो 2 जो है इंडिकेट करता है ट्यूसडे को। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया है, अगर रिमाइंडर 0 आता है देन पर्टिकुलर डे इज संडे, देन 1 आता है तो मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे एंड 6 सैटरडे। ठीक है, इसका लॉजिक मैं अभी इसके थ्रू समझाऊंगी। देखो, एंड यस, मंथ्स का भी देख लो। अगर 31 डेज है ना, तो उसके रिमाइंडर में 3 आएगा, अगर 30 डेज है उसका रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने देखे यहाँ पे बता दिया मैंने, नहीं सॉरी, ये वाला लॉजिक नहीं, यहाँ पे देखो, बस फिलहाल के लिए ना आप इतना याद रखो कि जिस भी मंथ का डेज 31 है,
तो उसके ऑड डेज है 3, और जिस भी डेज जिनके डेज 30 है उसके ऑड डेज है नंबर 2। एंड फेब में याद रखो 0 ऑड डेज रहेंगे जब 28 डेज है, एंड 1 ऑड डेज रहेंगे जब 29 डेज है। ठीक है, ये हो गया ऑड डेज का कंसेप्ट। अभी ऑड डेज का कंसेप्ट हम कैसे, उसका जो एप्लीकेशन है वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे जैसे दिया है केस नंबर 1। अभी हमें फाइंड करना है, अगर 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे है तो 15 अगस्त 2027 को कौन सा डे है। तो इसको यहाँ पे क्या है, 15 अगस्त सेम डेज दिए गए हैं, बस यहाँ पे ईयर का डिफरेंस है। तो अभी क्या किस तरीके से फाइंड करना चाहिए, तो सबसे पहले इन ईयर के डिफरेंस को देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है 12 का। उसके बाद लीप ईयर इन दोनों के बीच में कितने आए रहे, 3 लीप ईयर्स आ रहे। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करो, आ गया 15। तो 15 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर है 1। अभी यहाँ पे फ्राइडे है, फ्राइडे के साथ 1 को ऐड कर लो, एंड देन द डेज विल बी जो इस दिन रहेगा। ठीक है, सैटरडे। तो ये हो गया हमारा केस 1। अब देखते हैं केस नंबर 2। यहाँ पे 10 अप्रैल है 2018, और यहाँ पे 30 अप्रैल 2018। ठीक है, यहाँ पे ईयर सेम है, जैसे यहाँ पे क्या था, डेज सेम था। ठीक है, डेट सेम था और मंथ सेम था। यहाँ पे ईयर अगर सेम है तब हम क्या करना चाहिए, किस तरीके से फाइंड करना चाहिए कि इस दिन में कौन सा डे होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जैन से हमें अप्रैल जाना है, जनवरी फेब मार्च अप्रैल। तो यहाँ पे जैन के ना रिमेनिंग डेज, जिससे यहाँ पे 30 और जनवरी मंथ होता है 31 डेज का, तो रिमेनिंग डेज कितने हैं 1। तो यहाँ पे आएगा 1। फेब का ऑड नंबर ऑफ डेज देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2018 में बस 28 डेज है फेब मंथ में, दैट्स वाई इस 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन से दैट यहाँ पे ऑड डेज है 0, जहाँ पे ये मैंने बताया ऑड डेज 28 डेज होने के बाद ऑड डेज 0 होते हैं। उसके बाद मार्च के ऑड डेज कितने हैं, मार्च के ऑड डेज है 3। उसके बाद अप्रैल में टिल डेट, क्योंकि हमें अप्रैल का फाइंड करना है तो 10 तारीख तक, ये 10, इन सब का कैलकुलेशन करो 14। ठीक है, 14 डिवाइड बाई 7 0 आता है। ठीक है, रिमाइंडर, दैट्स वाई वेनसडे के साथ 0 ऐड करो, ये वाला वेनसडे के साथ 0 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा वेनसडे। तो 30 जनवरी 2018 को क्या रहेगा, वेनसडे। उसके बाद केस नंबर 3, जहाँ पे ये सारा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो ईयर है उसका डिफरेंस निकालो, और उसके साथ इन दोनों के पीरियड में जितने लीप ईयर है वो कैलकुलेट कर लो, 13 आ रहा है। ठीक है, फिर 13 डिवाइडेड बाई 7, उसका रिमाइंडर है 6। उसके बाद यहाँ पे डेज का कैलकुलेट करना है, 15 मार्च टू 30 जनवरी। तो 15 मार्च से 30 जनवरी तक हमें जाना है, तो जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी में रिमेनिंग डेज 1, फेब 0, बिकॉज 13 में क्या आएगा, ऑड डेज नंबर 0 आ जाएंगे। मार्च में 15 तारीख टिल डेट, यहाँ पे भी इसमें बताया, देन टोटल काउंट आता है 16। तो 16 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू -2। अभी -2 क्यों आया, बिकॉज हमें ना मार्च से जनवरी जाना है, उल्टा जाना है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो 6 - 2 इक्वल्स टू 4। एंड देखो फ्राइडे के साथ 4 ऐड करो, देन आंसर विल बी ट्यूसडे। एंड ये यहाँ पे भी माइनस आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे भी हम वापस जा रहे हैं ना, अप्रैल से जनवरी जाना है हमें। दैट्स वाई यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, बट आंसर ऑब्वियसली 0 आ रहा है, सो यहाँ पे माइनस का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखो। अब कुछ अल्जेब्रिक फॉर्मूलेज, जिसकी हमें पता है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये स्क्वायर में है, याद रखो ये वाला स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है। तो ये सारे फॉर्मूलेज, ठीक है, और ये हो गए ए क्यूब के, ए प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले। ठीक है, इस पे 2020 ये फॉर्मूले एक बार देख लो अच्छे से। इसमें 2020 को क्वेश्चन भी आया था कि हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ दोज स्क्वायर इज 63। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है हमें वैल्यू 63। अभी जैसे मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी को अगर आप सेपरेट करते हो तो ये किस फॉर्मूले में बैठते हैं, मतलब इसका अगर नंबर थोड़ा सा सोचोगे तो इसके ना 3 केसेस बनते हैं, जहाँ पे सबसे पहला 9 × 7 भी आता है 63, 21 × 3 भी आता है 63, देन 63 × 1 भी आता है 63। तो ये 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं जिसका प्रोडक्ट जो है नंबर का 63 बनता है।
तो उसके बाद अगर इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। यहाँ पे एक बार इरेज करके बताती हूँ अच्छे से। देखो ये वाला, अगर आपने a प्लस बी का 9 वैल्यू रखा और a माइनस बी का 7 वैल्यू रखा, ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया है, तो a की वैल्यू 8 आ जाएंगी और b की वैल्यू 1। सेम फॉर ये दोनों केसेस, ठीक है, यहाँ पे जैसे दिए हैं। एंड दस वी कैन से दैट कि कितने पेयर ऑफ नेचुरल नंबर जो है आर सच दैट वी कैन गेट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर 63, वो आ जाएगा 3, ठीक है। पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, सो ये फॉर्मूले जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी टाइम एंड वर्क में देखो, जब सबको पता है वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू इफिशियंसी, ठीक है। तो डे नंबर ऑफ डेज अगर कैलकुलेट करने हो टू कंप्लीट द वर्क, 1 अपॉन वर्क डेज, इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। और एक बात याद रखो, ये इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहे, अगर M1 पर्सन ने इतना वर्क किया इन M1 डेज इन T1 आवर्स, ठीक है, विथ इवन एफिशिएंसी, और M2 पर्सन ने इतना किया, तो ये जो फॉर्मूला है इस तरीके से बनता है, ठीक है। M1 D1 T1 E1 अपॉन W1, सेम फॉर M2 D2 T2 E2, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन देखो, 2022 का क्वेश्चन है। 24 मेन है, 12 वुमेन से दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 12 मेन एंड 24 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, सेम पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ना एक कंपेरेटिव इफिशियंसीज वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। दैट्स वाई इसका जो है आंसर हम प्रॉपरली निकाल नहीं सकते, एंड दस वी कैन से दैट द डाटा इज इनएडिक्वेट फॉर ड्राइंग एनी कंक्लूजन। तो ये हो गया हमारा टाइम एंड वर्क का 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज ये फॉर्मूला इस तरीके से बनना चाहिए। मूविंग टूवर्ड द थर्ड, सॉरी नेक्स्ट वन, क्लॉक पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखो डिग्री बाय, सबको पता है ये क्लॉक के जितने भी नंबर्स हैं सर्कल आता है पूरा, ठीक है, दैट्स वाई 360 डिग्री कंप्लीट। तो डिग्री कवर बाय जो मिनट हैंड होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 हैंड होते हैं, एक अवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक सेकेंड हैंड होता है, ठीक है। तो डिग्री कवर बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्री, सेकेंड हैंड इन 1 सेकेंड 6 डिग्री, एंड अवर हैंड इन 1 मिनट हाफ डिग्री, ठीक है। और एंगल जो बनता है बिटवीन अवर हैंड एंड मिनट हैंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, दैट इज 60 इंटू आवर जो टाइम दिया है माइनस 11 इंटू मिनट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सम ऑफ अ सीरीज, ठीक है। सम ऑफ अ सीरीज भी याद रखो, ठीक है। नंबर सिस्टम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनमें का इसमें का ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो जाता है जहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए n+1/2, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर n स्क्वेयर होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर n+1 होता है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए हम स्क्वेयर, सॉरी, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला यूज होता है जहाँ पे n+1 2n+1/6, और यहाँ पे क्यूब के लिए n+1/2 इसका स्क्वेयर होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीरीज दी गई है और यहाँ पे वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो ये इस लॉजिक पे नहीं है, पर आप याद रखो कि इस टाइप के सीरीज आते हैं और हमें कहीं ना कहीं जो है सम्स वगैरह कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, तो इनिशियली टर्म्स जो है मतलब कुछ दूरी तक ना डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, हाफ हाफ हो रहे हैं, एंड सडनली वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। द स्पीड एट विच दे आर इंक्रीज एट द लेटर हाफ सजेस्ट द मल्टीप्लीकेशन में बी इन्वॉल्व, ठीक है। ये जैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कुछ टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व हो सकता है। तो 20 टू 0.5 करोगे तो आपका 10 आएगा, देन 10 × 1, जैसे यहाँ पे 0.5 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 2 का, देन 2.5, देन यहाँ पे आ जाएगा अपना 3, तो 75 × 3 आ जाएगा हमारा आंसर 225। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर सीरीज, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज रिगार्डिंग द सीरीज। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो देखो जैसे हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि डाइस को थ्रो करना, कॉइन्स का वगैरह, ठीक है। तो याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज 0 और 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यहाँ पे क्वेश्चन के तरीके से हम जानते हैं।
तो यहाँ पे दिया है एक बैग कंटेन करता है 15 रेड बॉल और 20 ब्लैक बॉल, ठीक है। एंड ईच बैग ब्लैक सॉरी ईच बॉल जो है इट इज नंबर आइदर 1, 2 और 3, ठीक है। 20% ऑफ रेड बॉल जो है, ठीक है, 15 है, 15 में से 20% जो रेड बॉल है वो नंबर 1 है। एंड 40% जो है आर नंबर 3, ठीक है। दो दिए हैं तो रेस्ट ऑफ द जो रहेंगे वो अपने 2 नंबर से रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ब्लैक बॉल्स के भी कंडीशन दिए हैं। सो उसके बाद एक जो बॉय है, ही पिक अ बॉल एंटर रैंडम, ही विन इफ ऑल द बॉल इज रेड एंड नंबर 3, और इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर 1 एंड 2, व्हाट इज द चांसेस ऑफ इट्स विनिंग, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, टोटल नंबर बॉल से 15 और ब्लैक बॉल से 20। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले देखो, 15 बॉल से एंड 20 बॉल से, मतलब टोटल कितने बॉल से, 35 बॉल से। और 35 बॉल में से रेड बॉल को उठाने की प्रोबेबिलिटी है 15/35, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या पूछा है, रेड बॉल विद नंबर 3, ठीक है। अगर वो पिक करता है तब वो जीत सकता है। तो 15 में से 35, उनमें से भी जो 40% ऑफ रेड बॉल है, ठीक है, वो उसको हमें सिलेक्ट करना है। दैट्स वाई 15/35 इंटू 40% ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। नंबर 3 वाले बॉल यहाँ पे दिए है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाला 40% ऑफ देम आर रेड वन, ठीक है। तो अगर हमें यही फाइंड करना है, दैट्स वाई 40/300, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेम फॉर ब्लैक बॉल, जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फॉर पिकिंग द बैक बॉल 20 बॉल है, ठीक है। आउट ऑफ 35 हमें 20 बॉल ब्लैक है, ठीक है। सो 20/35, उसमें से भी नंबर 1, ठीक है, ब्लैक बॉल जिसका नंबर 1 है और जिसका नंबर 2 है, अगर उन दोनों में से हम उठाते हैं देन वी हैव अ प्रोबेबिलिटी कि हम जीते। सो 20/35, तो यहाँ पे नंबर भी दिया है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो ब्लैक बॉल नंबर 2 वाले कितने हैं, 45%, एंड नंबर 3 वाले कितने हैं, 3%, ठीक है। तो 45%, 30% एंड रह गए 5, 4, 5, 6, 7, 75, तो रह गए कितने, 25%, ठीक है, 1 नंबर वाले। दैट्स वाई यहाँ पे आ गया है 25/100, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 25/100। देखो यहाँ पे वही वही दिया है जो मैंने अभी यहाँ पे किया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 या फिर 2, तो 2 की कितने प्रोबेबिलिटी है, 20/35 इंटू, यहाँ पे 2 का दिया है 45, सो ये 45/100, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ये वाली एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीनों इक्वेशन को अगर देखते हैं साथ में, देन वी गेट अ वैल्यू 4/7। सो हमारा आंसर रहेगा 4/7, ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट फॉर्मूलेस, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो सबको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शंस दिया हो कहीं पे, तो एचसीएफ कैसे आएंगे, अगर फ्रैक्शन दिया हो 4/5, 9/7, 3/4, ठीक है, इस तरह का फ्रैक्शन है और हमें एलसीएम फाइंड करना है इसका, और इसी का हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर एचसीएफ फ्रैक्शन का फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले न्यूमिनेटर का एलसीएम एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालना डिनोमिनेटर का, ठीक है। बस उसी का रिवर्स है एलसीएम का फ्रैक्शन का, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नंबर। उसके बाद लॉसेस एंड प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, एक सेलिंग प्राइस होती है, क्रॉस प्राइस होती है, ठीक है। तो अगर हमारी सेलिंग प्राइस जो होती है प्रॉफिट में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली, ठीक है। लॉस में भी उसका अपोजिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। और याद रखो, जो प्रॉफिट परसेंट होता है या फिर लॉस परसेंट होता है वो हमेशा ही सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो ये हो गए उसके फॉर्मूलेज। एक आता है डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है हमारे मार्क प्राइस पे, ठीक है। अभी मार्क प्राइस क्या होती है, देखो एक होती है सेलिंग प्राइस, एक होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिससे हम खरीदते हैं, ठीक है, जिसपे हम बेचते हैं, सेलिंग प्राइस होती है, एक होती है मार्क प्राइस, ठीक है। जो
टैग पे लिखी होती है, जो हम एक जो भी अगर कपड़े खरीदते हैं उस पे टैग पे जो प्राइस लिखी होती है ना, वो होती है मार्क प्राइस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, और उसको जो है हेल्प होती है, मतलब ये प्राइस हेल्प होती है फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस इंटू सेलिंग माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना हो तो वो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि हम कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक होता है अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट साथ में दिए हो, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, या दो सक्सेसिव परसेंटेज भी साथ में दिए हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंट परसेंटेज या सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज किया जाता है, जहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। उसके बाद है परसेंटेज। परसेंटेज चेंज ऑब्वियसली फाइनल वैल्यू क्या होती है, माइनस इनिशियल वैल्यू अपन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। सक्सेसिव चेंज कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे माइनस इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हम परसेंटेज चेंज फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टन आइटम वॉज 25%, देन द price decreased by 20% and then again it increased by 10%, the resultant increase in price। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना, जहाँ पे सारे जो नंबर्स है परसेंटेज में डिनोट हो, तो उस टाइम पे ना क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए 100 को एज अ बेस प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ है 25%, एक सेकेंड रुक जाइए। देखो तो सबसे पहले हमने लेट 100 कंसिडर किया, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है 25% इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा बन जाएगा 125। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है 20% डिक्रीज हो रहा है, अभी 20% डिक्रीज हो रहा है 125 का। ठीक है, सो 20% मतलब सबको पता है 20/100 दैट इज 1/5। तो 125 में से 1/5 को माइनस करो, ठीक है, 2 एंड ये 5, सो 125 माइनस 25 तो आ जाएगा 100। और उसके बाद फिर से क्या हो रहा है 10% में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो 100 पे 10% इंक्रीज करोगे तो हमारा आ जाएगा 110। सो हमारा आंसर है मतलब रिजल्टन क्या आया, रिजल्टन प्राइस में कितनी इंक्रीज हुई है 10% में इंक्रीज हुई है, तो आंसर आ जाएगा बी। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया थे 2022 का। अब टाइम स्पीड एट डिस्टेंस के भी कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो जैसे हम सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जो भी सम ऑफ लेंथ होती है अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो यहाँ पे मैं बता दूंगी उसी के रिलेटेड आया है। ठीक है, एक होती है देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड ईच अदर, ठीक है, तो उसमें ना कैलकुलेट प्लस किया जाता है अगर वो दो सेम से डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि दो ट्रेन है, देखो यहाँ पे जैसे मेंशन है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बता रही हूँ। दो ट्रेन है, ठीक है, दे आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, तो उनकी रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, बट बोथ ट्रेन इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है उसमें प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक याद रखना। उसके बाद बोट एंड स्टीम्स भी एक लॉजिक होता है। ठीक है, आई थिंक बोट एंड स्टीम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी के लिए रहने देते हैं। अभी बस ट्रेन वाले कंसेप्ट पे याद रखो। देखो अभी इसका एक क्वेश्चन भी पूछा है 2022 में। ठीक है, एक्स एंड वाई कैन मतलब 3 मीटर की रेस रन कर रहे हैं ना सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, ऑफ लेंथ 300 मीटर, स्पीड है इनकी इन रेशियो में, इफ दे स्टार्टेड टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, देन हाउ मेनी टाइम would they pass first sorry would the first one pass the other, ये हमें बताना है। जिसे हमें पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन स्पीड का रेशियो दिया है एक्स एंड वाई का 3:2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्स जो है ये जो फास्ट दौड़ने वाला है, ठीक है, वो स्लो वाले को क्रॉस करेगा। दैट्स वाई अज्यूम करना है, सपोज हमने अज्यूम किया स्पीड जो है 3x है एंड 2x है, अभी ये दोनों है सेम डिरेक्शन में भाग रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बोला सेम डिरेक्शन में भाग रहे हैं, दैट्स वाई स्पीड क्या आ जाएंगी, रिलेटिव स्पीड वो आ जाएंगी माइनस में। ठीक है, यहाँ पे 3 - 2 = 1। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है, रिलेटिव स्पीड मिल गई, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कितने बार वो मिलते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे जैसा मेंशन है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है हमारा 300 है, रिलेटिव स्पीड क्या है यहाँ पे अभी हमें टाइम कैलकुलेट करना है ना, दैट्स वाई यहाँ पे टाइम आ जाएगा।
टाइम और यहाँ पे आ जाएंगे स्पीड। सो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ गई हमारी 1, दैट्स माई आंसर इज 300 सेकेंड, यहाँ पे जैसे मेंशन है। और जैसे हमें पता है ये पूरी जो रेस है ना वो 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर दैट इज 3000 मीटर। दैट्स वाई जैसे हमें यहाँ पे देखना है 3000 मीटर आ गया, और यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो एक्स है, ठीक है, एक्स जो है वाई को मतलब कितने फास्ट में क्रॉस कर सकता है, कितने टाइम क्रॉस कर सकता है, फर्स्ट वन सेकेंड वन को। दैट्स वाई एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, और एक्स की स्पीड क्या दी है 3, पूरा डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, दैट इज सॉरी 3 किलोमीटर दैट इज 300 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1000 सेकेंड, ठीक है, ये वाला आ गया अपना। एंड दस वी कैन से दैट कि x जो है विल क्रॉस द y 3 टाइम ड्यूरिंग द एंटायर डिस्टेंस ऑफ अ रेस आफ्टर 300 सेकेंड, 600 सेकेंड एंड 900 सेकेंड, ठीक है, ये 1000 के अंदर वाले जितने सेकेंड्स हैं, ठीक है, इस इंटरवल पे वो क्रॉस करेंगे, बिकॉज 300 सेकेंड पे वो पहली बार मिलता है, ठीक है, फिर 600 सेकेंड में मिलेगा, और बाद में 900। और ये जैसे मैंने कहा ये पूरी रेस जो है 3000 की है, दैट्स है वो 100 सेकेंड तक ही दौड़ेगा, दैट्स वाई ये तीनों बार जो है वो y को क्रॉस करेगा, एंड दस वी कैन से दैट आंसर आ जाएगा हमारा 3। एंड दैट्स इट, जो इम्पोर्टेंट हमें डिस्कस करना था वो हमने कर लिया। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट वीडियो कैसा लगा है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।